Good morning, everyone. Good morning. Good morning. Shomkar, good morning. Arti, good morning. ठीक है, चलो कौन कौन आ गया? शिवमकर है, गौरंगी है, आर्या सातपुते, आर्या यादव, आरती बोसरे, कोमल, नेहा, वैभव। ओके, ठीक है। सो यस्टरडे वी हैव स्टार्टेड डिस्कशन अबाउट, किसका डिस्कशन स्टार्ट किया था? ग्रेविटेशन का। अब देखो, ग्रेविटेशन का डिस्कशन हमने स्टार्ट किया था, एक ही पॉइंट पढ़ा था, एकदम सिंपल पॉइंट था। विच वन? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और सारे लोगों ने कल के लेक्चर के बाद में पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है वो एकदम अच्छे से प्रिपेयर किया था। और प्रिपेयर करने के बाद जो भी क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसके फोटो भी मुझे सेंड किए। बस ये रेगुलर आपको मेंटेन रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके साथ में वर्कशीट भी दी थी मैंने, लेकिन वर्कशीट देने के लिए थोड़ा लेट हो गया था, तो मैं समझ सकता हूं कुछ लोगों का वर्क पेंडिंग हो सकता है। बस वो मुझे आज कंप्लीट करो, ठीक है। तो कल क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम सब लोगों की एक ही कमेंट थी, सर सब कुछ हो गया, बस मॉड्यूल में से क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 में प्रॉब्लम है, ठीक है। तो पहले हम उनको डिस्कस करेंगे, आपके प्रॉब्लम क्लियर करेंगे, देन विल गो फॉरवर्ड। देखो मॉड्यूल सबके हाथ में है। मैं क्वेश्चन नंबर 7 को रीड करने वाला हूं। और क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है कि एक सॉलिड स्फीयर है, इस तरह का सॉलिड स्फीयर दिया है। सॉलिड स्फीयर है मतलब एक शेडेड पोर्शन यहाँ पे शो किया है। और इस सॉलिड स्फीयर के सेंटर से कुछ डिस्टेंस पे एक दूसरा मास दिया है। कौन सा मास है? एम। कौन से पॉइंट पे? पी। और ये सेंटर से पॉइंट पी का डिस्टेंस दिया है आर। ये इनिशियल केस है। और आपको बोला है कि इस स्फीयर में से हमने क्या किया है, मतलब देखो ये स्फीयर को इस तरह से ड्रॉ किया है। और ये ड्रॉ किया मतलब क्या किया, ये स्फीयर में से इतना पोर्शन कट करके निकल दिया। तो क्वेश्चन तो सॉल्व करेंगे हम, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पे एक बात देखनी है। कौन सी बात देखनी है? अब ध्यान से सुनो, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन क्या है कि जो सॉलिड स्फीयर एंड पॉइंट पी था, इन दोनों के बिटवीन पहले फोर्स कितना था? पहले फोर्स था F इक्वल्स टू कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। अगर मैं इस सॉलिड स्फीयर का मास यम कंसीडर कर रहा हूं तो अब प्रॉब्लम क्या होगा? देखो यहां पे हमने क्या किया, ये सॉलिड स्फीयर में से ये जो कैविटी आपको दिख रही है इसको रिमूव किया, इसको निकाल दिया। तो पॉइंट पी पे यम इतना मास वहीं पे है, उसका डिस्टेंस भी सेम है। लेकिन ये मास निकालने से क्या होगा? मास निकालने से क्या होगा मैं यहां पे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि मास निकालने से जो पहले वाला फोर्स था इन दोनों के बिटवीन का, अब इसका छोटा सा मास निकाल लिया तो क्या होगा कि ये छोटा मास पॉइंट पी पे जो भी डिस्टेंस होगा, आर नहीं होगा, आर से डिफरेंट होगा, इसलिए मैं एक्स कंसीडर कर रहा हूं। क्वेश्चन समझ लो, सॉल्व करना कैसे वो सिंपल है, लेकिन ये प्रोसेस जो मैं बोर्ड पे एक्सप्लेन कर रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाद में आप आंसर खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो। कंडीशन क्या हो गई कि इस सॉलिड स्फीयर में से मैंने कैविटी निकाल ली। अब कैविटी निकाल ली, उससे क्या होगा? देखो कि पूरा सॉलिड स्फीयर इस पॉइंट के साथ इंटरेक्ट कर रहा था, उसका फोर्स F1 था। जो भी था हम उसको कैलकुलेट करेंगे। अगर सिर्फ जो कैविटी निकाली जा रही है उसका पॉइंट पी के ऊपर जो मास है उसके बिटवीन जो फोर्स था उसको अगर मैं F2 बोलूंगा। ध्यान से देखो, एकदम सिंपल स्टेप है, क्लियर कर लो। पहले क्या था? पूरा सॉलिड स्फीयर पॉइंट पी पे जो मास है जिस फोर्स से इंटरैक्ट कर रहा था वो फोर्स F1 था। आगे जाके क्या हो गया कि इस सॉलिड स्फीयर में से जो कैविटी में निकाल रहा हूं उस कैविटी ने पॉइंट पी के ऊपर कितना फोर्स एक्ट किया होगा वो F2 है। अगर मैंने वो कैविटी निकाल दी है इसका मतलब ये F2 वाला फोर्स F1 में से कम होगा। क्लियर हो रहा है? ये F2 वाला फोर्स F1 में से कम होगा, यानी कि जो नेट फोर्स हम कैलकुलेट करेंगे वो नेट फोर्स बनेगा F1 माइनस F2 हो गया। हमें बस इतना ही करना है। जो मैंने बोला वो क्लियर है क्या? एक बार देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। क्लियर हो गई तो सॉल्व करना एकदम सिंपल है। कमेंट में फास्ट क्लियर है? हाउ? ओके ठीक है, शुभमकर को क्लियर है। चलो पटपट पटपट कमेंट करते जाओ, फिर मुझे आगे बढ़ना है, प्रोसीड कैसे करना है समझ में आएगा। ठीक है, नेहा क्लियर, कोमल क्लियर, आर्या क्लियर, ओके डन। चलो माइनस प्लस कौन आ गया है? माइनस प्लस वाला सर माइनस का रिपीट करो, आकांक्षा। ओके ठीक है। क्या हो रहा है देखो, सिंपली
फिर से एक बार पूरा पार्ट में रिपीट करता हूं, फिर मैं डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। जो लिखा है बोर्ड पे मैं रब कर रहा हूं। ये पूरा स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर। ये पॉइंट पी है, इसके ऊपर कोई मास रखा है, इनके बिटवीन का सेपरेशन आर है। अब कंडीशन क्या हो रही थी कि ये दोनों इंटरेक्ट हो रहे थे। अब इनके इंटरेक्शन का फोर्स F था। क्यों था ये फोर्स? क्योंकि यहाँ पे पूरा मास था। अब इसमें से जो निकाल रहे हैं वो इतना मास है, सपोज हम कंसीडर कर रहे हैं, और ये पॉइंट पी है, और इनके बिटवीन का फोर्स है, इसको F1 बोल दो, इसको अपन F2 बोल रहे हैं। तो कंडीशन क्या है कि इस सॉलिड स्फीयर में से अगर हम वो कैविटी निकाल देंगे, तो वो कैविटी उस पॉइंट के मास के ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट करने वाली थी, कितना, F2, वो कम हो जाएगा। यानी कि अब इस पॉइंट में एंड इस स्फीयर में जो फोर्स बचेगा वो बनेगा F1 माइनस F2। हो गया, इतना सिंपल था। क्लियर है? लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, देखो ये क्वेश्चन सॉल्व करने में, कि हमें इस कैविटी का मास कितना है वो दिया ही नहीं है। अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो तो आइडिया आ गई, वो क्लियर हो गया। लेकिन ये मास नहीं है, तो फिर gm अपॉन आर स्क्वायर में यम क्या प्लेस करेंगे? उसके लिए इसी टाइप का, इसी सीक्वेंस का क्वेश्चन हम ग्रेविटेशन में पढ़ते हैं। सेम टाइप का क्वेश्चन हम सेंटर ऑफ मास में पढ़ते हैं। सेम टाइप का क्वेश्चन हम रोटेशनल मोशन में भी पढ़ते हैं। एंड इसी तरह के कुछ सिमिलर एप्लीकेशन हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी पढ़ने वाले हैं। इसलिए जो बोर्ड पे एक्सप्लेन होने जा रहा है उसको ध्यान से समझ लो। जैसे कि ये पूरा पहले बड़ा स्फीयर था, इसका मास हमें मालूम नहीं है, एंड जो छोटा स्फीयर अपन निकाल रहे हैं उसका मास भी मालूम नहीं है। लेकिन हमें मालूम है कि इन दोनों के लिए जो डेंसिटी रहेगी, सेम मटेरियल है, इसलिए जो डेंसिटी रहेगी वो सेम रहेगी। मतलब इन दिस केस डेंसिटी विल बी कांस्टेंट। यहां तक क्लियर है सबको? अगर डेंसिटी कांस्टेंट है तो इनडायरेक्टली हमें मैसेज मिल रहा है कि गो फॉर डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जो बड़ा वाला यानी फर्स्ट पूरा वाला स्फीयर था उसका मास यहाँ पे कैलकुलेट करूंगा बाय यूजिंग डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। लेकिन वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब। ये बड़े स्फीयर की रेडियस कितनी है, कैपिटल आर। और यहाँ पे जो कांस्टेंट मिल रहा है, इस पूरे कांस्टेंट को मैं कैपिटल एम कंसीडर करूंगा। अब जो छोटी कैविटी वाला स्फीयर है जिसको अपन निकाल रहे थे, उसकी रेडियस कितनी दी है आपको, एक बार मैं देख लेता हूं। उसकी रेडियस एग्जैक्टली हाफ है। मतलब इस कैविटी का डायमीटर आर है, इसकी रेडियस आर है, इसका डायमीटर आर है, मतलब इसकी रेडियस कितनी हो गई, डायमीटर के हाफ, मतलब इसकी रेडियस तो r/2 है। ये कैविटी वाले स्फीयर को सेम पार्ट अगर हम रिपीट करेंगे तो इसके लिए जो मास है वो कितना बनेगा, डेंसिटी इनटू, हाँ बोलो क्या बनेगा, डेंसिटी इनटू 4/3 पाई, लेकिन r की जगह पे आएगा r/2 का क्यूब। अब r/2 का क्यूब करेंगे तो r/2 का क्यूब कितना होगा, डेंसिटी इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ये एज इट इज रहेगा, 2 का क्यूब 8, इसलिए बनेगा इंटू 1/8। अब ऊपर के साथ कंपेयर करो इस ब्रैकेट को, पहले ही मैंने m बोल दिया था, तो जिस कैविटी को निकाल रहे हैं उसका मास बन गया m/8। ये अगर समझ में आ गया तो सेम कंसेप्ट हमें 3 टॉपिक पे पढ़नी है, तो हमारा वर्क बहुत सिंपल हो जाएगा। चलो बोर्ड पे देखो, क्लियर है या कंफ्यूजन है, कम ऑन फास्ट मैसेज मी। चलो चलो पटपट देख लो बोर्ड पे, अगर क्लियर है तो एस बोलो, अगर कुछ डिफिकल्टी आ रही है तो मैं इसको फिर से एक्सप्लेन करूंगा। सिंपली हमने देखा था कि एक ही टाइप का मटेरियल है और इसलिए दोनों स्फीयर की डेंसिटी कांस्टेंट होगी। अगर डेंसिटी कांस्टेंट है तो हमने क्या किया, वहां पे डेंसिटी एंड मास का रिलेशन यूज किया। ठीक है, सेकंड मास रिपीट करो, ओके ठीक है। चलो सबकी कमेंट एक बार आने दो, कोमल को सेकंड मास रिपीट करना है, बद्रीनाथ रिपीटेड, क्या रिपीट करू, ये क्या सीडी प्लेयर है क्या, सर रिपीट करू, आर्या सर प्लीज एक्सप्लेन करा, बेटा मी एक्सप्लेन करायलाच थांबलो इथं, हा ठीक आहे, काय एक्सप्लेन करायचं तेवढं फक्त मला क्लिअर कर। पूरा पार्ट रिपीट करू, आर्या कमेंट करो बेटा, पूरा पार्ट रिपीट करू। येस ओके ठीक आहे, पूर्ण एकदा चालेल, पहिल्यापासून सगळं आपण रिपीट करू, नो प्रॉब्लेम। एक बार देख लिया था सब लोगों ने, अब फिर से एक बार देख लेंगे क्या होगा।
एकदम सिंपल कंसेप्ट है, ठीक है। देखो 100% क्लियरेंस के साथ जाना है। पूरे लेक्चर में एक न्यूमेरिकल हुआ तो भी मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये क्लियर होना चाहिए। मैंने बोला है कि मॉड्यूल जो है हमारा एकदम 7 स्टार है, उसके बाहर का कोई भी पार्ट, कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आने वाला नहीं है, इसलिए इसको एकदम 100% प्रिपेयर करेंगे। सिंपल कंसेप्ट है कि डेंसिटी इज इक्वल्स टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। सबको मालूम है, ये क्लियर है सबको। अगर यहाँ पे डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम है तो मास के लिए फॉर्मूला बनेगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। मेरे पास दो स्फीयर है, कंडीशन क्या है देखो, ये पहले वाला पूरा स्फीयर है, इसकी रेडियस r है, तो इसके लिए वॉल्यूम बनती है 4/3 पाई r का क्यूब। अगर मेरे पास इसकी डेंसिटी रो है, वॉल्यूम भी है, तो मैं इसका मास कैलकुलेट कर सकता हूं। तो इसका मास बनेगा डेंसिटी इंटू 4/3 पाई r का क्यूब। इससे आगे कुछ कर नहीं सकते, इसलिए मैं ये पूरी जो वैल्यू आ रही है इसको कैपिटल एम बोल रहा हूं। अब इसके अगेंस्ट हमारे पास एक छोटा स्फीयर है। अब ये छोटा स्फीयर मतलब कौन सा है देखो, कि इसमें से ये पहले बड़ा स्फीयर था, इसमें से ये छोटा स्फीयर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और इसके बाद में हमें इस तरह की कंडीशन मिल रही है। क्लियर है सबको? तो ये बड़े स्फीयर के मास को हमने m बोला, जिसको निकाल रहे थे उसकी रेडियस r/2 दी है। अब ये समझ में आना चाहिए, रेडियस r/2 कहां से लेनी है। आपको डायग्राम ऐसी देखो, मॉड्यूल सामने है तो एक बार चेक करो। ये सेंटर से जा रहा है तो यहां तक का डिस्टेंस मतलब ये डायमीटर है। अब ये डायमीटर मतलब बड़े स्फीयर की रेडियस है, इसका आधा डिस्टेंस मतलब इसकी रेडियस ये बनेगी r/2। तो अगर ये छोटे स्फीयर के लिए सेम पार्ट रिपीट करेंगे तो इसका मास क्या होगा, डेंसिटी इंटू 4/3 पाई, रेडियस का क्यूब करना है, लेकिन रेडियस r/2 है, r/2 का क्यूब कर रहे हैं, मतलब ये बनेगा r³/8। तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा r³। बस ये 8 को थोड़ा बाजू में लिखते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे ब्रैकेट बनाना है और इस ब्रैकेट की वैल्यू मेरे पास है m। इसलिए जो छोटा मास है स्मॉल m, इसकी वैल्यू आ रही है m/8। हो गया, इतना सिंपल है। एक बार फिर से चेक करो, कमॉन फास्ट। अब क्लियर हो गया क्या? कोमल क्लियर, बद्री ऑल क्वेश्चन क्लियर, ओके। शुभमकर यस, आरती क्लियर। अब अगर ये क्लियर हो गया तो बाकी पार्ट सिंपल है। गौरंगी को भी क्लियर है, प्रशांत गॉट इट, ओके। प्रशांत, हु इज प्रशांत? प्रशांत कौन है क्लास में? प्रसाद क्लियर है। ये प्रशांत कौन है? प्रशांत मुझे याद नहीं आ रहा है। प्रशांत, प्रशांत घाटोड़े का, ओके बार, ठीक है। मनमत, इसे रेगुलर नहीं आते तो मुझे याद नहीं आता है, देखो। चलो क्लियर है। अब क्लियर होने के बाद बाकी पार्ट एकदम सिंपल बचा है। मतलब हमारे पास अब इंफॉर्मेशन क्या है? क्या है इंफॉर्मेशन? क्या है इंफॉर्मेशन? इंफॉर्मेशन ये है कि जो पहला वाला स्फीयर था उसका मास कैपिटल एम है, यानी m1। जिसको निकाल रहे हैं उसका मास स्मॉल m, यानी कैपिटल एम के 1/8 थे, जो है m2। अब इसको मैं अप्लाई करने वाला हूं। देखो कंडीशन क्या है, जो वहां पे शो किया है वहीं पे होगा, कि पहला बड़ा स्फीयर है, एक छोटा पॉइंट P पे एक मास है m, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r है। इन दोनों के बिटवीन का फोर्स कितना होगा? F1। कितना होगा F1? कैपिटल G, इसका मास कैपिटल M, इसका मास स्मॉल m, अपॉन इनके बिटवीन का डिस्टेंस r²। ये पहले था। बाद में ये कंडीशन हो गई, देखो इसमें से छोटा चला गया, मतलब ये छोटे स्फीयर का जिसको अपन निकाल रहे हैं एंड पॉइंट P का फोर्स हमें निकालना है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है देखो, प्रॉब्लम यहां पे फिर से डायग्राम में दिखाता हूं। ये सेंटर है कि नहीं? ये सेंटर से पॉइंट P चाहिए, लेकिन अभी सेकंड स्फीयर की बात करेंगे तो सेकंड स्फीयर एंड पॉइंट P पे जो मास है उनके सेंटर का डिस्टेंस लेना पड़ेगा। अब ये टोटल डिस्टेंस कितना है r, ये डिस्टेंस कितना है x, लेकिन ये सेंटर से लेके ये डिस्टेंस हमने r/2 लिया है। ये गलती का डायग्राम बगा, ये समझना इंपॉर्टेंट है, सिर्फ मास से आने से काम नहीं होगा। देखो यहां से यहां तक, मतलब पहली केस में दोनों मासेस की बिटवीन सेपरेशन r था,
सेकंड केस में जो मास अपन निकाल रहे हैं उसके एंड पॉइंट पी में डिस्टेंस x है, ये x हमें निकालना है। तो डायग्राम से मुझे समझ में आ रहा है की x मतलब स्मॉल r मायनस r/2 है। हे कळतं का बघा, हे क्लियर झालं म्हणजे 80% क्वेश्चन सॉल्व झाला। x इक्वल्स टू क्या लिया है मैंने, स्मॉल r माइनस कैपिटल r/2। चलो कम ऑन फास्ट चेक इट। अगर ये क्लियर हो गया मतलब आंसर आने ही वाला है। हो गया क्लियर? कमेंट करो कमेंट करो, कम ऑन फास्ट। क्लियर है क्या? हो चलो ठीक है। अब यहाँ पे एकदम सिचुएशन सिंपल बन गई। देखो F1 मैंने लिया था, अब मुझे F2 चाहिए। F2 मतलब इन दोनों के बिटवीन। अभी इनका डिस्टेंस मुझे मालूम हो गया कितना है, स्मॉल r माइनस कैपिटल r/2 है। तो ये F2 बनेगा कैपिटल G। अब इसका मास हमने फाइंड किया था इससे पहले, कितना था, इसका मास था m/8 इंटू ये पॉइंट पी पे जो मास है वो तो पहले से सेम ही है, स्मॉल m। अभी इनका जो सेपरेशन है उसका स्क्वायर करना है, मतलब r माइनस r/2 का स्क्वायर होगा। ये F2 बन गया, ये F1 था। अब अगर मुझे नेट फोर्स चाहिए तो ये F नेट बनेगा F1 माइनस F2। क्या बनेगा, F1 माइनस F2। अब F1 में GM यम कॉमन है, यहाँ पे भी GM यम कॉमन है। तो कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m हम कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1/r² माइनस 1/8 टाइम्स ऑफ r माइनस r/2 का होल स्क्वायर। इस तरह से ये नेट फोर्स यहाँ पे ढूंढेगा। ठीक है, ये हो गया आपका नेट फोर्स का आंसर। ठीक है, 1 बाय 1 एक एक स्टेप देख लो, ये क्लियर होना नेसेसरी है। ठीक है, चलो कमन फास्ट। हमें फाइंड क्या करना था, हमें फोर्स ही फाइंड करना था। अब बोर्ड पे जो लिखा है सब लोग देख लेंगे और उसके बाद में घर पे इसको फिर से एक बार सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। जब तक सॉल्व नहीं होगा तब तक इसको टाइम देना है। बस एक एडिशनल स्टेप इसमें की है, जो बुकलेट में आंसर है, r² कॉमन लिया है। तो r² कॉमन लेके ये बनेगा F नेट इक्वल्स टू GM अपॉन r² इनटू ब्रैकेट ऑफ क्या, यहाँ पे r² कॉमन लिया मतलब कुछ नहीं है, 1 बाय 1 माइनस ये बनेगा 8 इन ब्रैकेट 1 माइनस r/2 का होल स्क्वायर। ये फाइनल आंसर। चलो अगर ये क्लियर हो गया मतलब हमारा बहुत बड़ा काम हो जाएगा, क्योंकि 3 टॉपिक में हमें सेम टाइप के क्वेश्चन के अबाउट डिस्कस करना है। डू इट, कम ऑन फास्ट। धनंजय को क्लियर है, बद्री क्लियर, आरती क्लियर। चला बाकीचे लोक कमेंट करा, आहे का गेले बाकीचे? प्रशांत, आरती, बाकीचे मला वाटतं फक्त लॉग इन करून बसलेत। हे कोण आहे, प्रणव सोळंकर नवीन स्टूडेंट। मनमत क्लियर है, वेरी गुड, मनमत को भी क्लियर हो गया, एक्सलंट। अरे बद्री तुला हे क्लियर आहे का ते विचारलं ना, पुढचं बघून आपण पुढं। आकांक्षा F2 बार, गौरंगी क्लियर, आकांक्षा F2 का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, वही GM/r², वो थोड़ी चेंज होगा। बस GM में जो पहला वाला मास है वो छोटे स्फीयर के लेना है, जिसको निकाल दिया था और उसको हमने कैलकुलेट करके रखा है, कितना है, m/8। एंड सेपरेशन जो है ऊपर कैलकुलेट किया था, r माइनस r/2 था। फॉर्मूला वही है, बस m रिप्लेस बाय m/8 है, r रिप्लेस बाय r माइनस r/2। ठीक है, एवरीथिंग वाज सिंपल। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर से जो दिया है आपको उसको भी लिख लो। आकांक्षा जगताप भी लेक्चर कर रही है, वेरी गुड, इसको भी क्लियर है। हाँ आकांक्षा बेटा नहीं क्लियर हुआ होगा तो मुझे कॉल करो लेक्चर के बाद में, मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, चलो ये 7th नंबर का एग्जांपल क्लियर हो गया। सेम एग्जांपल हम सेंटर ऑफ मास में भी पढ़ेंगे, रोटेशनल डायनामिक्स में भी पढ़ेंगे, इसलिए लेक्चर के बाद इसको फिर से 3 बार सॉल्व करके देखो। हर बार ये मासेस हमें कैलकुलेट करने पड़ते हैं, अगर गिवन नहीं है तो फ्रॉम डेंसिटी एंड वॉल्यूम। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, जहां पे आपको 8 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें भी डाउट है। कहां पे 8 नंबर का क्वेश्चन, ओके 7 के बाद 8। क्या बोला 8 में कि थिन रॉड था जिसका मास m था एंड लेंथ l थी, उसको सेमी सर्कल में बेंड किया। ये रॉड को बेंड करके हमें सेमी सर्कल मिला और बोला है कि इसका जो सेंटर था O, इसके ऊपर एक छोटा सा मास रख दिया है m। और क्या बोला है कि व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नीट्यूड भी डायरेक्शन भी, पार्टिकल विथ मास m at O, the center of curvature, what will be the force on m if the rod is in the form of complete circle। अब यहाँ पे देखो, अब थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक पार्ट ये है कि ये जो मास है ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। क्वेश्चन तो समझ में आ गया सबको। अब देखो
सिंप्लीफिकेशन इसको देखना है। ये जो मास है रॉड का ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन ऐसे एक पॉइंट नहीं है। और कल मैंने बोर्ड पे लिख के दिया था कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट मास, लेकिन नेचर में सारे मासेस पॉइंट मास होते नहीं, इसलिए हम क्या करते छोटे छोटे अरेंजमेंट कर देते थे। अब बोर्ड पे ध्यान दो कि इस सेमी सर्कल का एक पॉइंट मास मुझे मालूम नहीं था, इसलिए मैं क्या करूंगा किसी भी एक पोर्शन पे जहां पे पॉइंट मास होगा उसको कंसीडर करूंगा, और ये जो एलिमेंट है उसकी लेंथ मुझे मिलेगी डीएल। क्लियर है सबको? क्या किया मैंने, ये पॉइंट मास के लिए ग्रेविटेशन का लॉ एप्लीकेबल था, इसलिए रिंग के ऊपर कोई भी एक छोटा सा एलिमेंट लिया, छोटा सा पार्ट लिया जिसकी लेंथ डीएल है, लेकिन ये डीएल का मुझे मास मालूम नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे कंसेप्ट यूज करेंगे मास पर यूनिट लेंथ की। किसकी कंसेप्ट यूज करेंगे? मास पर यूनिट लेंथ की। यहाँ पे अगर टोटल रॉड के लिए देखेंगे तो m/l ये पूरे रॉड के लिए बनेगा मास पर यूनिट लेंथ। समझ में आ रहा है? मतलब रॉड का मास दिया है 10 kg और रॉड की लेंथ दी है 2 मीटर, तो इसका मास पर यूनिट लेंथ हो गया 5। अब इससे अगर मुझे चाहिए मास ऑफ 1 मीटर लेंथ, तो मैं क्या करूंगा, ये जो मास पर यूनिट लेंथ थी उसको 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 1 मीटर का लेंथ 1 मीटर लेंथ का मास बन गया 5 kg। अगर मुझे मास चाहिए 0.2 मीटर का, तो मैं क्या करूंगा, ये मास पर यूनिट लेंथ को ये 0.2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा 1 kg। इसका मतलब क्या है कि किसी भी छोटे से लेंथ का अगर मास निकालना है या फिर किसी भी लेंथ का मास निकालना है तो हमें इस m/l को उस लेंथ से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये कल तक बघा पहले। चलो कॉमन फर्स्ट कमेंट में क्लियर है कि ये आकांक्षा क्लियर है? चलो कमेंट करो अभी के लिए। ऋतुजा क्लियर, वेरी गुड, क्लियर। राज राजे भी क्लियर, कृष्णा क्लियर, ओके ठीक है। अगर ये क्लियर हो गया तो आगे का पार्ट बहुत सिंपल है, देखो। इसका मतलब क्या होगा, अब जो बाकी एक्सप्लेनेशन का पार्ट था मैं उसको मनमत कॉस्ट कशाची कॉस्ट, ठीक है, मैं क्या करूंगा बस इसको रफ कर दूंगा जो अभी एक्सप्लेनेशन के लिए रिक्वायर्ड था। अभी सेम कंसेप्ट अगर मैं अप्लाई करूंगा तो मुझे यहां पे लिखना पड़ेगा मास ऑफ डीएल। ये डीएल वाले लेंथ पे जो छोटा सा मास था उसका मास कितना होगा, कैपिटल एम अपॉन कैपिटल एल इंटू डीएल। ये क्लियर है क्या बोलो? चलो डीएल का मास मेरे पास आ गया, कितना है, एम अपॉन एल इंटू डीएल। ओके ठीक है, अब एकदम सिंपल हो गया। अब हमारा ग्रेविटेशन का लॉ हम डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। F इक्वल्स टू क्या होता है फॉर्मूला, G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। G एज इट इज रहेगा। m1 मतलब कौन है, ये छोटा सा मास। m2 मतलब कौन है, ये डीएल का मास, जो कितना मिला मुझे, ये मिला मुझे कैपिटल M अपॉन कैपिटल L इंटू डीएल इतना। अब डिवाइडेड बाय दोनों का डिस्टेंस कितना होगा, ये दोनों का डिस्टेंस मतलब होगा रेडियस इतना, तो ये बनेगा आर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये फोर्स का फॉर्मूला मिल गया। यही तक की क्वेश्चन का पार्ट इंपॉर्टेंट था। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बस क्या करना है, ये डीएल जो है इसके दोनों एंड से इस मास को इस तरह से कनेक्ट करना है, क्योंकि थोड़ा सा विड्थ थी इसको। इनकी बिटवीन का एंगल कितना है, थीटा। और आपको मालूम होगा थीटा मतलब एंगल इज इक्वल्स टू क्या होता है, ये होता है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। क्या होता है, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो एंगल कितना है, थीटा। आर्क लेंथ कितनी है, डीएल अपॉन रेडियस कितनी है, आर। यानी कि इस एक्सप्रेशन में मैं डीएल को रिप्लेस करूंगा बाय आर इंटू छोटा सा एंगल है तो डी थीटा लेते हैं, थीटा नहीं। ठीक है, तो फोर्स कितना बनेगा, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर इंटू एल इंटू डी थीटा। बस मैंने क्या किया, ऊपर यहाँ पे डीएल को रिप्लेस किया आर इंटू डी थीटा से, आर आर कैंसिल होगा इसलिए आर स्क्वायर का आर बना। यहां तक का इक्वेशन आपको समझ में आ रहा है क्या, देख लो कमन फास्ट। चलो कमन फास्ट, यहाँ पे यहां तक क्लियर है क्या, कमेंट करो सब लोग।
क्लियर है? ओके। अभी आगे का पार्ट बहुत सिंपल है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के बिटवीन जो फोर्स है उसका हमें रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चाहिए थी, इसलिए ये फोर्स की कोई भी एक रैंडम डायरेक्शन कंसीडर करेंगे एफ, और मैं इसके दो कंपोनेंट लूंगा। एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा एफ एक्स, दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट होगा एफ वाई, अगर ये एंगल थीटा है तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफ एक्स थीटा का एडजेसेंट है, इसलिए कितना बनेगा एफ कॉस ऑफ थीटा। देन वर्टिकल कंपोनेंट एफ वाई कितना बनेगा एफ इंटू साइन थीटा। ऐसे मैंने दो कंपोनेंट्स ले लिए। अब कंपोनेंट्स क्यों लिए, क्योंकि हमें ये दोनों फोर्सेस तो एक्ट हो रहे हैं, लेकिन हमें रिजल्टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए थी। यहां तक का पार्ट क्लियर है? तो बोलो मुझे ये रब करना है, ठीक है? तो डायग्राम वैसे रख देता हूं मैं, ये मास पर यूनिट लेंथ की बातें बस रब कर देता हूं। अब देखो, ये जो एफ एक्स मिला ये एफ कॉस थीटा था, लेकिन ये पॉइंट मास के लिए था। ये जो एफ वाई मिला मतलब एफ साइन थीटा था, ये भी पॉइंट मास के लिए था, लेकिन मुझे तो पूरे रॉड के लिए चाहिए ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इनको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है? तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि नेट फोर्स एक्टिंग अलोंग एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ किसका इंटीग्रेशन, एफ इंटू कॉस ऑफ थीटा का इंटीग्रेशन। अब लिमिट देखो, अगर यहां से मेजरमेंट स्टार्ट करेंगे तो हाफ सर्कल है, हाफ सर्कल का एंगल पाई होता है, तो ये बनेगा 0 से लेके पाई। अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू लेके पाई, एफ की वैल्यू कितनी है, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर इंटू यल इंटू अभी कॉस थीटा आ गया, तो ये बनेगा कॉस थीटा इंटू डी थीटा। अब यहाँ पे ये पूरा पार्ट जो कांस्टेंट है जी एम एम अपॉन आर इंटू यल, इनको बाहर लेंगे तो इंटीग्रेशन किसका बनेगा, 0 से लेके पाई का बनेगा, और ये बनेगा कॉस ऑफ थीटा इंटू डी थीटा। ये तीनों स्टेप एक बार देख लो, क्लियर है क्या? अगर ये तीनों स्टेप क्लियर है तो आगे का पार्ट एकदम सिंपल है। क्लियर? ओके, चलो। अब हम क्या करेंगे, एक स्टेप में बस एक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे, बाकी तो रिक्वायर्ड नहीं है, जो यहां पे लग रहा है वही प्रिपेयर करो। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा। क्या होता है कॉस थीटा का इंटीग्रेशन, साइन थीटा। एंड साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस ऑफ कॉस थीटा। तो मैं यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट करूंगा, तो फोर्स कहां पे, अलोंग एक्स बनेगा कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर इंटू एल इंटू कॉस थीटा का इंटीग्रेशन हो गया साइन थीटा, लिमिट्स होगी 0 से लेके पाई तक। लिमिट्स पुट करते हैं हम, कैसे पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब यहाँ पे अपर लिमिट कितनी है, पाई है, लोअर लिमिट कितनी है, 0 है, तो इसमें होगा क्या, साइन पाई मतलब साइन 180 वो भी 0, साइन 0 वो भी 0, तो 0 माइनस 0 0, 0 इंटू एनीथिंग 0, यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो एक्ट नहीं होगा, वो 0 बनेगा। अब सेम प्रोसेस रिपीट होगी फॉर वर्टिकल कंपोनेंट, क्या होगा, फॉर एफ अलोंग वाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई एफ ऑफ साइन थीटा। एफ की वैल्यू जो यहाँ पे पुट की थी वही पुट करेंगे, तो एफ अलोंग वाई कितना होगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर इंटू एल इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा। फिर से यहाँ पे जो पार्ट किया था जी एम एम अपॉन आर एल को कॉमन लिया था, यहाँ पे भी क्या करेंगे, जी एम एम अपॉन आर एल को कॉमन लेंगे, ये एफ अलोंग वाई है, तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई किसका बचेगा, ये बचेगा साइन थीटा डी थीटा का। तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन है माइनस कॉस थीटा, वो पुट करेंगे तो एफ अलोंग वाई कितना होगा, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर एल, तो साइन थीटा का डेरिवेटिव आ गया माइनस ऑफ कॉस थीटा, लिमिट से फ्रॉम 0 टू पाई। अब यहाँ पे एफ अलोंग वाई पुट करना है, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर एल, उसमें कॉस पाई पुट करेंगे, कॉस पाई कितना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस पाई, कम ऑन फास्ट, प्रणव सोळनकर फेल झाला तू, कॉस पाई कितना है, -1, कॉस 0 कितना है, +1। ठीक है, देखो
कॉस ऑफ पाई म्हणजे कॉस ऑफ 180 होता है -1 एंड कॉस 0 होता है +1। यहाँ पे ब्रैकेट में क्या होगा देखो, कॉस पाई ये अपर लिमिट है, ये माइनस साइन को थोड़ा बाजू में लिखते हैं और फॉर्मूला होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये माइनस ऑफ अपर लिमिट कितनी है -1, लोअर लिमिट कितनी है cos 0, cos 0 मतलब क्या 1, ठीक है। तो ये बनेगा फिर से 1 अंदर मल्टीप्लाई होके क्या बचा यहाँ पे 2 बचा यहाँ पे, और यहाँ पे f along y बनेगा ट्वाइस ऑफ कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r इंटू L। ये हो गया फाइनल आंसर फॉर फोर्स along y। एंड अगर यहाँ पे हमें L एंड R को रिप्लेस करना है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ पे फिर से वही फॉर्मूला, एंगल कितना, एंगल 180 डिग्री यानी 1 पाई इक्वल्स टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। आर्क लेंथ तो L थी अपॉन रेडियस मतलब R है, तो ये R विल बी रिप्लेस्ड बाय L अपॉन पाई, तो ये Fy बनेगा 2 पाई GM अपॉन L, ठीक है। तो ये फोर्स अलोंग y एक्ट होगा, लेकिन ये फाइनल आंसर थोड़ी हो गया। यहाँ पे हमें रिजल्टेंट फोर्स निकालना है तो स्क्वायर रूट में दोनों फोर्सेस को स्क्वायर करके ऐड करना पड़ेगा। तो ये बनेगा रूट ऑफ f ऑफ x का स्क्वायर प्लस f ऑफ y का स्क्वायर। f ऑफ x अगर 0 है तो ये f नेट फोर्स बनेगा f ऑफ y, खत्म। चलो कमेंट पास स्टेप बाय स्टेप देख लो। पूरा पार्ट क्लियर है तो कमेंट में बोलो। चलो कमेंट पास, अभी न्यूमेरिकल का थोड़ा सा एक पार्ट पेंडिंग है, तब तक ये क्लियर है क्या चेक करो। डू इट, कमेंट फास्ट। क्लियर है क्या बोलो। प्रशांत 1-1 क्या चल रहा है 1-1? ये थोडं समजलं मनमत, बाकीचं कोणासाठी ठेवलं? एफ कॉस थीटा को इंटीग्रेट क्यों किया आकांक्षा? क्योंकि हमने जो फोर्स निकाला था वो डीएल पे जो छोटा मास था उसके लिए निकाला था। हमें पूरा फोर्स चाहिए था तो हमें एक ही काम करना पड़ता है, ऐसे छोटे छोटे सारे फोर्सेस को ऐड करना पड़ता है, इसलिए हमने इंटीग्रेट किया। आरती क्लियर? ऋतुजा सर ते लास्ट नहीं कळालं एफ वाय च। बेटा एफ वाय में क्या हो रहा है कि सारे जो है कौन हे नहीं कळालं। रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला क्या है, रूट ऑफ एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। एफ एक्स तो 0 है तो 0 स्क्वायर 0, 0 प्लस एफ वाई मतलब एफ वाई का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसल, यानी रिजल्टेंट फोर्स इक्वल्स टू एफ वाई होगा। कन्फ्युजन होते शिवमकर, परत 2-3 वेळा सोडो, कन्फ्युजन नाही झालं पाहिजे, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड आहे, अर्धा तास एक्सप्लेन केलंय मी आता। आकांक्षा मास पर युनिट लेंथ कसा काढता ते सांगा ना। मास डिवाइडेड बाय लेंथ, झालं मास पर युनिट लेंथ। राइट साइडचं, ओके, ये राइट साइडचं क्या नाही कळालं। राइट साइडचं सिंपल साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा है, उसके बाद लिमिट्स पुट करनी है, लोअर लिमिट 0 हायर लिमिट पाई, तो कॉस पाई -1 है तो माइनस ऑफ -1 +1, अगेन माइनस ऑफ -1 +1, तो +1 +1 +2 आ गया। कहां पे, ये यहाँ पे शो किया है मैंने, और इनका इस अरेंजमेंट यहाँ पे, फिर ये 2 आ गया, 2 पुट किया। लास्ट स्टेप में क्या किया, बस ये फॉर्मूला अप्लाई किया, एंगल इक्वल्स टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। एंगल था पाई, आर्क लेंथ है एल, रेडियस है आर, तो इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ के आर को लिख दिया एल अपॉन पाई, तो ये पाई ऊपर चला गया, हो गया। चलो ठीक है, लिख लो। अब जिनको अभी भी क्लियर नहीं है वो कॉल करो या फिर व्हाट्सएप पे पूछो, वहां पे क्लियर हो जाएगा। जितना पार्ट एक्सप्लेन करने जैसा था मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। अभी क्वेश्चन का लास्ट पार्ट बचा है जिसमें उन्होंने क्या बोला है, देखो एंड में कि अगर ये कंप्लीट सर्कल होता तो क्या होता। ठीक है, अब ये आपका लिख के हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। अब मैं नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करूंगा कि अगर ये सेमी सर्कल की जगह पे कंप्लीट सर्कल होता तो क्या होता। उसमें क्या होता, देखो ये जो एंगल पाई ले रहे बस ये 2 पाई आता, यहाँ पे भी जो एंगल पाई ले रहे हैं वो क्या आता, 2 पाई आता, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होता अगर ये पूरा सर्कल होता तो ये 2 पाई लेंगे तो साइन का 2 पाई भी 0 है, मतलब अगेन ये 0 ही आता। लेकिन यहाँ पे cos ऑफ 2 पाई बोला है और यहाँ पे एक +1 आएगा एक -1 आएगा, मतलब ये 0 की जगह पे 2 बनेगा। मतलब अगर ये कंप्लीट सर्कल हो जाएगा
तो F along x भी 0, F along y भी 0, नेट फोर्स भी 0। मतलब अगर ये पूरी रिंग होगी तो सेंटर पे जो पॉइंट है उसके ऊपर फोर्स जो एक्ट होगा उसकी नेट वैल्यू 0 बनेगी। ठीक है, तो अभी मैंने एक्सप्लेन किया है, आपका काम है लेक्चर के बाद ये दोनों एग्जांपल फिर से देख के एक बार सॉल्व करना, फिर 100% क्लियर हो जाएगा। एंड अगर फिर भी क्लियर नहीं हो रहा है तो आपका काम है उसको और एक बार सॉल्व करना, फिर से अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो आपका काम है और एक बार सॉल्व करना, एंड 3 बार सॉल्व करके भी क्लियर नहीं हो गया तो लास्ट ऑप्शन मैं हूं, कॉल करो, मैं व्हाट्सएप पे या फिर कॉल पे फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, चलो, तो 7th एंड 8 ये सॉल्व न्यूमेरिकल हो गए। अब कंसेप्ट एप्लीकेशन 1 सब लोग सॉल्व करेंगे, उसमें बस 9 क्वेश्चन है, किसी को कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। अगर डिफिकल्टी है तो हमारी प्रायोरिटी इसी के ऊपर होगी। थ्योरेटिकल पार्ट तो हम पढ़ेंगे, लेकिन जो वर्कशीट जो मॉड्यूल के क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो उसके डाउट्स पहले प्रायोरिटी पे अपन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड उसके एप्लीकेशन का जो पार्ट रिक्वायर्ड था हमने डिस्कस कर लिया। अब इसके बाद में टॉपिक की सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आती है, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब हमें एक्सेलरेशन ही फाइंड करना है, लेकिन एक्सेलरेशन प्रोवाइड कौन कर रहा है? अर्थ प्रोवाइड कर रही है। एंड कोई भी टर्म अगर हम रिलेटेड टू अर्थ डिस्कस करेंगे तो उसको ग्रेविटी बोला जाता है। ग्रेविटी का मतलब रिलेटेड टू अर्थ होगा। अब कंडीशन क्या है कि अगर मैं अर्थ पे खड़ा हूं तो मेरा वेट है mg, अगर मैं अर्थ पे खड़ा हूं तो अर्थ मेरे ऊपर Gmm/r² इतना फोर्स एक्सर्ट कर रही है। लेकिन प्रैक्टिकली मैंने अर्थ के अंदर घुस रहा हूं ना, हवा में उड़ रहा हूं, इसका मतलब ये दोनों फोर्सेस जो मेरे बॉडी के ऊपर एक्ट हो रहे हैं एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, मतलब F बना इक्वल्स टू W। अगर F बना W के इक्वल, इसका मतलब मैं ऊपर की इक्वेशन को मॉडिफाई करके इक्वेट करके ऐसे लिख सकता हूं, mg इक्वल्स टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r²। यहाँ पे स्मॉल m कैंसिल हो जाएगा और मुझे स्मॉल g की वैल्यू मिलेगी कैपिटल G कैपिटल M अपॉन r² हो गया। और ये हो गया एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसमें जो हम कैपिटल G यूज करते हैं, इस कैपिटल G को बोला जाएगा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होगी 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। जो कैपिटल M यहाँ पे दिख रहा है इसका मतलब होगा मास ऑफ अर्थ, और ये अर्थ का मास होता है 6 इंटू 10 टू द पावर 24 केजी। एक्चुअल में ये 5.98 है, लेकिन हम कैलकुलेशन एमसीक्यू सॉल्व करते टाइम उसको 6 इंटू 10 टू द पावर 24 केजी कंसीडर करते हैं। ठीक है, उसके बाद कैपिटल R, कैपिटल R मतलब क्या है? कैपिटल R मतलब है रेडियस ऑफ अर्थ, और अर्थ की रेडियस कितनी है? 6400 किलोमीटर। अब ये 6400 एज इट इज रहेंगे, लेकिन किलो का मतलब 10 टू द पावर 3 होता है, इसलिए मैं 10 टू द पावर 3 मीटर लिख दूंगा। और यहाँ पे जो डेसिमल है यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो अर्थ की रेडियस बन गई 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर। अब बोर्ड पे जो वैल्यूज मैंने लिखी है इनको बोला जाता है यूनिवर्सल कांस्टेंट। क्या बोला जाता है? यूनिवर्सल कांस्टेंट। मतलब यूनिवर्स में कहीं पे भी जाएंगे इनकी वैल्यू बदलती नहीं है। तो एग्जाम कंडक्ट करने वाला जो हमारा बोर्ड है वो एक्सपेक्ट करता है कि आपको ये यूनिवर्सल कांस्टेंट मालूम होने चाहिए, इसलिए एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आपको प्रिंट करके देंगे। ये प्रोबेबिलिटी भी कम है तो हमें इनको लर्न करना पड़ेगा, प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें ज्यादा एक्सक्यूज आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया? ठीक है, अब ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ के लिए फॉर्मूला मिल गया। उसके बाद जितने भी कांस्टेंट्स थे इनकी वैल्यू भी हमने यहाँ पे देख ली। तो सेम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर मुझे अर्थ के लिए कैलकुलेट करना है तो क्या बनेगा एक्सप्रेशन? G इक्वल्स टू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू 6 इंटू 10 to the power 24 divided by 6.4 into 10 to the power 6 का स्क्वायर।
और इनकी सारी वैल्यू पुट करके सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ये आता है अप्रोक्सीमेटली 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन ग्रेविटेशन में याद रखना है, जब तक क्वेश्चन में पुट करो 9.8 जी ऐसे नहीं देंगे, तब तक हम उसको 10 एज्यूम करते हैं, ठीक है। लेकिन 9.8 इसकी एक्चुअल में वैल्यू होती है। अब दूसरा कंडीशन देखो कि फॉर्मूला है gm अपॉन आर स्क्वायर। जी तो हमेशा से कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या होगा, स्मॉल g इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है। अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है तो g2 बाय g1 ये बनेगा m2 बाय m1। उसी तरह से स्मॉल g प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर है, लेकिन इसको याद करो कि ये एप्लीकेबल है ओनली इफ, ये एप्लीकेबल है ओनली इफ मास इज कांस्टेंट। ये एप्लीकेबल है ओनली इफ मास इज कांस्टेंट। अगर मास कांस्टेंट है तभी ये पार्ट एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो अगर ये हो गया तो सिंप्लीफिकेशन होगा g2 बाय g1 इक्वल्स टू r2 बाय r1, उल्टा हो गया r1 बाय r2 का होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे इस रिलेशन में हमें स्टार मार्क करके एक कंडीशन इंट्रोड्यूस करनी पड़ती है। कौन सी, डेंसिटी वाली। डेंसिटी मतलब है मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास रिप्लेस होगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम से। अर्थ मतलब स्फेरिकल है, तो अर्थ की वॉल्यूम होती है 4/3 पाई आर का क्यूब। अब देखो हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या है, स्मॉल g इक्वल्स टू gm अपॉन आर स्क्वायर। तो अगर मैं इस मास को ये डेंसिटी इंटू 4/3 पाई आर क्यूब लिखूंगा तो इसको आर स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आर स्क्वायर कैंसिल होके स्मॉल g का फॉर्मूला बनेगा 4/3 पाई रो जी आर इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। इसको आप एकदम 4 स्टार देके लिखेंगे कि इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है 4/3 पाई रो जी आर। और इस रिलेशन से हमें यहाँ पे मालूम होता है कि स्मॉल g इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, लेकिन ये एप्लीकेबल है इफ डेंसिटी इज कांस्टेंट। तो आपको इन वर्ड के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, वर्कशीट में भी क्वेश्चन पेपर में भी, कि अगर मास कांस्टेंट दिया तो स्मॉल g इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, लेकिन अगर डेंसिटी को कांस्टेंट बोला तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है। स्मॉल g आर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी है एंड आर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी है आर के स्क्वायर के साथ। ऐसे साइमल्टेनियसली क्यों पॉसिबल होता है, क्योंकि एक बार मास कांस्टेंट होता है, एक बार डेंसिटी कांस्टेंट होती है। समझ में आ रहा है डिफरेंस क्या है, कि स्मॉल g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रेडियस के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अगर डेंसिटी कांस्टेंट है तो, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर के साथ अगर मास कांस्टेंट है तो। मोस्ट कंफ्यूजिंग पार्ट होता है ये, ठीक है। चलो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, कम ऑन फास्ट। नेक्स्ट, अब ये रिलेशन हमें मिलने के बाद इसके ऊपर के बेसिक क्वेश्चंस कैसे रहेंगे, ये यहाँ पे मैं इंट्रोड्यूस करता हूं, और साइमल्टेनियसली इसकी जो वेरिएशन है, एप्लीकेशन है, जो आप कंसेप्ट एप्लीकेशन आज सॉल्व कर सकते हैं, वो हम यहाँ पे पहले कंप्लीट करते हैं, ठीक है। चलो, तो हमने अर्थ के सरफेस के ऊपर देखा था, अब आता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h। क्या होगा, हम हवा में चले गए तो वहां पे हमारा जो वेट है वो बनेगा mg, लेकिन g कौन सा होगा, h। हाइट पे जो होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अर्थ पे और हमारे बिटवीन फोर्स कितना होगा, gmm अपॉन r की जगह पे r प्लस h का स्क्वायर। h मतलब हमारी हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, मतलब ये कंडीशन है, हम अर्थ पे नहीं है, हम यहाँ पे है पॉइंट P पे, ये डिस्टेंस हाइट है, ये अर्थ की रेडियस r है, तो दोनों के बिटवीन का फोर्स के लिए r प्लस h लेना पड़ेगा। फिर से W अगर इक्वल्स टू F है तो उस केस में m ऑफ GH बनेगा gmm अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे स्मॉल एम कैंसिल होके GH बनेगा कैपिटल G कैपिटल M अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर। ये बन गया एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h। लेकिन हमने देखा था स्मॉल g इक्वल्स टू gm अपॉन r स्क्वायर है,
तो ये वैल्यू अगर यहाँ पे पुट करनी है तो मैं gm को रिप्लेस करूंगा g इंटू आर स्क्वायर से। तो gm को g इंटू आर स्क्वायर से रिप्लेस कर देंगे तो gh कितना बनेगा, gh बनेगा g इंटू आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे मुझे gh इक्वल्स टू g इंटू ब्रैकेट में कुछ मिल रहा है। अब डिनोमिनेटर में r प्लस एच में से अगर मैं r को कॉमन लूंगा और वो ब्रैकेट के बाहर आने के बाद उसका स्क्वायर बनेगा तो ये बनेगा 1 प्लस एच बाय आर का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आर स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, यानी कि ये जी एच बन रहा है जी ब्रैकेट ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एच बाय आर का होल स्क्वायर। एंड ये होता है एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h। इतने हाइट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा उसके लिए एक्सप्रेशन हमें यहां पे मिल गया। क्लियर है? तो gh इक्वल्स टू बना g इन ब्रैकेट ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एच बाय आर का होल स्क्वायर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h। ठीक है, तो बोर्ड पे जो भी लिखा है स्टेप बाय स्टेप देख लो, समझ लो। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बोर्ड पे मैंने लिखा है, इसके ऊपर हमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करना है। ठीक है, चलो क्लियर है क्या डेटा? एक बार बोलो कमेंट में, कमेंट फास्ट। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसका वेरिएशन एट हाइट h पे भी हमने यहाँ पे देख लिया है। ठीक है, अब कंडीशन क्या है देखो, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी था gm अपॉन आर स्क्वायर। एट हाइट h पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है gm अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। और जो बोर्ड पे मैंने अभी लिखा है ये वेरिएशन है। क्या है? वेरिएशन, मतलब चेंज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आने की बहुत प्रोबेबिलिटी होती है। आपको बोला जाता है कैलकुलेट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए हाइट ऑफ r/2। कितने हाइट पे चले गए हम? रेडियस के आधे हाइट पे। तो वहां पे मुझे gh कैलकुलेट करना है, तो gh इक्वल्स टू बनेगा g इन ब्रैकेट 1 अपॉन 1 प्लस h कितना है r/2 डिवाइडेड बाय r का होल स्क्वायर। तो r कैंसल, तो ये क्या बनेगा g इन ब्रैकेट 1 अपॉन 1 प्लस 1/2 मतलब 3/2 का होल स्क्वायर, यानी कि g ब्रैकेट ऑफ 1/3/2 थे मतलब वो 2/3 का होल स्क्वायर, यानी कि ये बनेगा 4g/9। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बनेगा 4g/9। इस तरह से अगर हमें h दिया जाएगा तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे और gh की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, चलो कम ऑन फास्ट देख लो एक बार, देख के हो गया तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो। अभी सेम टाइप का क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के देने के लिए क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ के 1/4 हो गया तो कितनी हाइट होगी, कैलकुलेट करो। इसको सॉल्व करने की एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको, उसमें कोई भी चेंज नहीं करेंगे। फर्स्ट स्टेप में हमारा फॉर्मूला होता है gh इक्वल्स टू g अपॉन 1 प्लस एच बाय आर का होल स्क्वायर। सेकंड स्टेप में gh की वैल्यू जो दी जा रही है उसको पुट करेंगे तो ये बनेगा g/4 इक्वल्स टू g अपॉन 1 प्लस एच बाय आर का होल स्क्वायर। अब यहाँ का g कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या 1/4 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस एच बाय आर का होल स्क्वायर। अब दोनों साइड में हम स्क्वायर रूट लेंगे, तो स्क्वायर रूट लेने के बाद ये बचेगा 1/2 इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस एच बाय आर। अब लास्ट में दोनों साइड में रेसिप्रोकल लेंगे तो इक्वल टू 2 इक्वल्स टू बनेगा 1 प्लस एच बाय आर। अब ये +1 अगर इधर आएगा तो 2 - 1 बनेगा इक्वल्स टू 1 इक्वल टू एच बाय आर, यानी h इक्वल्स टू बन गया r। मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g/4 कितने हाइट पे होगा वो कैलकुलेट करने के लिए हमने ये प्रोसीजर फॉलो की है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप देख लो, आपको यही स्टेप फॉलो करनी है एंड यही स्टेप फॉलो करेंगे तो आपको आंसर्स मिलने वाले हैं। ठीक है, चलो कम ऑन फास्ट। एक बार देख लो स्टेप बाय स्टेप क्लियर है क्या? देखो
और अगर ये स्टेप फॉलो नहीं करनी है तो क्या करेंगे, जो मैं बोल रहा हूं वो करेंगे, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा, h इक्वल्स टू आर इन ब्रैकेट रूट एक्स माइनस वन। अब रूट एक्स मतलब क्या, ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के डिनोमिनेटर में जो नंबर दिया है वो मैंने यहाँ पे x लिया है। यानी कि देखो, अगर बोलेंगे कि gh जो है g/9 हो रहा है तो हाइट कितनी होगी, ऐसा क्वेश्चन है। अगर ये प्रोसीजर मैं फॉलो करूंगा तो उस प्रोसीजर से पहले करके दिखाता हूं, तो क्या बनेगा, g/9 इज इक्वल्स टू g अपॉन 1 प्लस h/r का होल स्क्वायर, g कैंसल, दोनों साइड में रूट लेके रेसिप्रोकल लेंगे तो 3 इक्वल्स टू 1 प्लस h/r, यानी h/r इज इक्वल्स टू 3 माइनस 1 यानी 2, तो h इक्वल्स टू बन गया ट्वाइस ऑफ r, आ गया आंसर। एंड इतना सब कुछ अगर नहीं करना है क्योंकि एग्जाम में टाइम ही नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे, h इक्वल्स टू r इन ब्रैकेट रूट ऑफ 9 मतलब 3, 3 माइनस 2 मतलब 2r, हो गया आंसर। तो इस तरह के शॉर्टकट्स हम यहाँ पे अगर यूज करेंगे हमारा टाइम भी बचेगा, मतलब पेन हाथ में लिए बिना हम ये आंसर्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको 3-4 स्टार बना के लिख दो, कम ऑन फास्ट। h इक्वल्स टू r इन ब्रैकेट रूट ऑफ x माइनस 1। ठीक है, अभी इसी सीक्वेंस का, इसी वेरिएशन का और एक टाइप का क्वेश्चन आपको दिया जाता है, और इस क्वेश्चन में आपको दिए जाते हैं परसेंटेज, और बोला जाता है कि अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या बोला जा रहा है आपको, कि अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, ऑडियो क्लियर है ना, हाँ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ पे जितना है उसके 64% हो गया तो वो हाइट कितनी होगी। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर सॉल्व करना है तो क्या होगा, बाय प्रोसीजर, हमारी जो डिसाइड हुई है प्रोसीजर, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले देखो 64% का मतलब होता है 64 अपॉन 100, यानी कि GH इक्वल्स टू दिया है 64 अपॉन 100 इंटू जी। तो मल्टीप्लीकेशन वाला जी अगर मैं इधर लेके आऊंगा तो ये GH अपॉन जी कितना बनेगा, 64 अपॉन 100 बनेगा, यानी कि ये डेटा इस फॉर्म में दिया है, हो गया। अब हमारा फॉर्मूला क्या है, GH इक्वल्स टू जी अपॉन 1 प्लस h/r का होल स्क्वायर है। तो मैं ये g को अगर यहां पे लेके आऊंगा तो GH अपॉन जी इक्वल्स टू फॉर्मूला बनेगा 1 अपॉन 1 प्लस h/r का होल स्क्वायर। बट ये GH/g को हमने कितना बोला है, 64/100 बोला है। इसको पुट कर देंगे तो क्या हो रहा है, 64 अपॉन 100 हो रहा है 1 अपॉन 1 प्लस h/r का होल स्क्वायर। तो अभी क्या करना है, बस आपको एक स्टेप में दोनों साइड में रूट लेने हैं, तो ये बनेगा 8/10 इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस h/r। एक बार रूट लिया, दोनों साइड में रेसिप्रोकल लेंगे तो ये बनेगा 10/8 इक्वल्स टू 1 प्लस h/r। प्लस 1 इधर आ गया तो क्या होगा, h/r इक्वल्स टू 10/8 माइनस 1। अब 10/8 माइनस 1 कर रहे हैं तो 1 को क्या करना पड़ेगा, 8/8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये बनेगा 10 माइनस 8 अपॉन 8 मतलब बन गया 2 अपॉन 8 मतलब बन गया 1/4, यानी कि h बनेगा r/4, हो गया। कितना बना, h r/4। लेकिन इट विल कंज्यूम बहुत टाइम, इसलिए हम ये भी प्रोसीजर फॉलो नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, बस फिर से एक नया शॉर्टकट आएगा उसको हम फॉलो करेंगे। क्या होगा शॉर्टकट, सॉरी h इक्वल्स टू होगा 10/√x माइनस 1 इंटू r। तो इतना सारा करने की जरूरत ही नहीं है, कब, अगर ये याद है तो इसको 7-8 स्टार बना के एकदम रट्टा मार लो, प्रिपेयर कर लो, ये ब्लड में आना चाहिए, इतना अच्छे से प्रिपेयर करो। कितने परसेंट दिए थे, वो x में लेने, कितने परसेंट है, 64, 64 का रूट लिया मतलब 8, तो क्या आ गया 10/8 माइनस 1 इंटू आर। अब 10/8 माइनस 1 मतलब 1/4 था, तो हो गया आंसर 1/4 आर। उसी तरह से अगर आपको बोलेंगे कि GH इक्वल्स टू 16% ऑफ G है, सेम फॉर्मूले में पुट करेंगे, एक स्टेप में आंसर आएगा। देखो 16% का रूट मतलब 4, 10/4 माइनस 1 मतलब 6/4, 6/4 मतलब 3/2 टाइम्स ऑफ आर। इस तरह से एकदम मिनिमम कम स्टेप में हम ये आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। तुझे अगोदर आलं प्रणव माझं, वेरी गुड।
ठीक है। सो ये था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वेरिएशन। ठीक है। सो आज क्या करेंगे आप, फिर से मॉड्यूल में कंसेप्ट एप्लीकेशन 1 तो हो गई थी, उसके बाद में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो भी थ्योरी का पार्ट दिया है, ईच एंड एवरी पॉइंट एकदम ध्यान से रीड करना है। जो यहाँ पे छूट गया होगा वो मॉड्यूल में आपको मिल जाएगा। देन एग्जाम्पल नंबर 9, 10, 11 एंड 12, बस कम 5 ही एग्जाम्पल है सॉल्व। एंड कंसेप्ट एप्लीकेशन 2 के एग्जाम्पल, लेकिन ये अर्थ के ऊपर के वेरिएशन के ऊपर है ना, डेप्थ का एंड रोटेशन का पेंडिंग है। ठीक है। तो कंसेप्ट एप्लीकेशन 2 का जो अर्थ के ऊपर जाने के बाद वेरिएशन होगा, उतने जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करो, 1-1.5-2 बजे तक मुझे सबमिट करो। ये सबमिट हो गए तो मैं आज के लेक्चर की डीपीपी आपको फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करूंगा। ठीक है। सो रिमेनिंग पार्ट विल कंटिन्यू ऑन टुमारोज लेक्चर सेम टाइम। थैंक यू।